जब मैं आपके पास आ जा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि ये चर्चा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए हो गई क्योंकि यशवंत जी थोड़ा लेट आ गया। इस आपसे एक दो प्रश्न है मेरे, जल्दी से मैं वो कर लूं। एक मुख्य प्रश्न ये है कि इतिहास की दुहाई सब लोग देते हैं, और अभी हाल के दिनों में मैंने जब, क्योंकि मैं 75वीं फिर वापस आ जा रहा हूं 75वें गणतंत्र दिवस मनाने पे। अब इस बार एक नया हमने देखा, गांधी को तो गांधी हैं, गांधी के साथ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, पटेल, और इनको अब कर दिया गया, बाकी सब लोगों को बाहर कर दिया गया है। अंबेडकर बाहर हैं, नेहरू तो बाहर रहेंगे ही, उसमें कुछ सोचना नहीं है। और एक जनरल एक नया नैरेटिव ये बन रहा है कि गांधी के ये सब लोग विरोधी थे, भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पटेल हो, और कुछ कुछ पटेल तो खैर नेहरू के अगेंस्ट थे। आपको क्या लगता है कि मेरे हिसाब से भगत सिंह को जितना मैंने पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस को जितना मैंने पढ़ा, पटेल को, ये सब लोग तो गांधी ही की बात करते थे भाई। मुझे तो भगत सिंह के कितने लेटर्स हैं जिसमें उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। अजीत भाई साहब देखिए, ये तो जिसको कहते हैं, आमतौर पर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता नहीं हूं, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में विरोधी चाहे कैसा भी हो, बहुत मर्यादा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जो ताकतें हैं, इनके बारे में अक्सर कहा गया है कि हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर्स हैं। ये कोई दो मुंही बात नहीं करते हैं, ये कितने मुंह से बात करते हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जो गांधी को और पटेल को अपना आदर्श बतलाते हैं और गांधी का पुतला बना के उस पे गोली मारने वाले को अपना हिस्सा बनाते हैं, गोडसे को शहीद बताने के लिए पूरी मशीनरी दिन रात लगी रहती है। जब से गांधी हत्या हुई है तब से लेके आज तक एक पूरी मशीनरी यही काम करती है, और जो गोडसे के बयान को छप्पा छप्पा करके देश के कोने कोने में बांटती है, अब उनका गांधी से क्या रिश्ता है? जब पटेल जिंदा थे, जब सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, तो इनके पूर्वज तो थे उस वक्त ना। कोई ये आज तो पैदा हुए नहीं है, 2019 में या 2014 में तो पैदा नहीं हुए हैं। आरएसएस की स्थापना से पहले भी इनके पूर्वज थे, आरएसएस के अंदर और आरएसएस के बाहर भी इनके पूर्वज थे। वो उन्हीं के पूर्वज थे जो सारे देश में जुलूस निकाल के ये कहते थे कि अछूत प्रथा रहनी चाहिए, अछूत प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए। अछूतों को जबरदस्ती उनसे जुलूस निकलवाए गए कि हम अछूत रहना चाहते हैं। जब गांधी जी ने 33-34 में राष्ट्रव्यापी दौरा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जाति प्रथा, ये अछूत प्रथा खत्म होनी चाहिए, उस समय एक बड़े धार्मिक नेता सारे देश में दौरा करते थे। वो गांधी जी से पहले जाते थे और जाके कहते थे कि कैसे अछूत प्रथा के बिना तो हिंदू धर्म रह ही नहीं सकता, इनके ही पूर्वज थे। तो ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात और चिंता की बात है कि इनकी बातों को लोग सुनते हैं। जो हमारे लिए सोचने का विषय है कि बहुत सारे लोग इनकी बातों को सुनते हैं, बहुत सारे लोग इनके झूठ पर यकीन करते हैं। ये एक चुनौती है कि सच का प्रभाव घट रहा है और झूठ का प्रभाव बढ़ रहा है, और इसको हम इसमें चैन नहीं ले सकते, इसमें हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भागीदारी है, उन सखियों की भागीदारी है जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को मानते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के सच को जानते हैं कि क्यों आज उनकी बात लोगों तक पर्याप्त तौर पे पहुंच नहीं रही है, और अगर पहुंच रही है तो उन पर उतना भरोसा नहीं किया जा रहा है जितना भरोसा किया जाना चाहिए। अजीत भाई साहब, आपसे एक प्रश्न और कर लूं, क्योंकि
तब तक वो सुधांशु आ जाएंगे, मैं आपसे एक प्रश्न और कर लूं। आज की तारीख में सारी पार्टीज को देख लीजिए, ये ओबीसी के बहुत बड़े सब लोग वो हो गए हैं सपोर्टर, और दलितों के बहुत बड़े मसीहा हो गए हैं, लेकिन वो वोट की राजनीति तक वहीं पे इट रेस्ट देयर। उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा कि वो ये बात करें। कितने जो जो आज सब लोग ये बात कर रहे हैं, कितने अंतरजातीय विवाह हुए हैं इनके घरों में, कितने लोगों ने अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाया है। वो अलग बात है कि मजबूरी आ गई है, कोई जेल चला गया तो उसने अपने घर की किसी महिला को आगे बढ़ा दिया, लेकिन स्वेच्छा से अपनी। तो इन पे आपको नहीं लगता है कि ये भी एक थोड़ा इशू ऐसा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? क्योंकि ओबीसी का साथ कुछ नहीं हुआ, दलितों के साथ नहीं हुआ, ये सब नेता बोलते तो हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, एक तरफ तो अगर आज सभी पार्टियां ओबीसी और दलितों की बात कर रही हैं, तो ये एक भारतीय लोकतंत्र की बड़ी सफलता है। और भारतीय राष्ट्रीयता का जो एक बड़ा एजेंडा था कि हमें एकजुट समाज बनाना है, जो गांधी कहते थे, जो अंबेडकर कहते थे, जिस बात को लोहिया ने बाद में बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि बिना भ्रातृत्व के, बिना एक समाज के एक राष्ट्र नहीं हो सकता है। राष्ट्र केवल सेना और सीमा नहीं है। उस मायने में आज अगर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ प्रचार करना संगठित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बंद हुआ है। हमें याद है कैसे लगातार ये प्रचार चलता रहता था कि रिजर्वेशन की वजह से देश जो है गर्त में डूब जाएगा, प्राइवेटाइजेशन होता रहे, फेल पास स्टूडेंट डोनेशन देके इंजीनियर डॉक्टर बनते रहें, उससे मेरिट का कोई हरास नहीं होता है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी में 5%, 10% कम नंबर वाला अगर आ जाता है तो उससे मेरिट एकदम गर्त में चला जाता है। अब कम से कम संगठित पार्टियां ये बोलती नहीं है। वो सारी पार्टियां जिन्होंने 1989 में देश में आग लगाने का काम किया था, जिन्होंने मंडल का विरोध किया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन को हर तरीके से रोकने की कोशिश की थी, और जातिवादी नारे सड़कों पे आके लगाए थे, भद्दे भद्दे, जिनको कोर्ट पे नहीं किया जा सकता है। आज अगर उन सब के मुंह चुप हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी तरफ ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी असफलता भी है कि भारतीय लोकतंत्र का राजनीतिक आधार इस मायने में व्यापक हो रहा है कि एमपी एमएलए तो सभी जातियों से बन रहे हैं कमोवेश, लेकिन ये जो एमपी एमएलए बन रहे हैं, ये जो अफसर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, पूंजीपति बन रहे हैं, ये अपने समाज से कटते जा रहे हैं। जैसे अग्री जातियों का एलिट अपने समाज से कटा हुआ है। 90% अग्री जाति के लोग, वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वो हिंदुस्तान में गरीब हैं, बदहाल हैं। उसी ढंग से पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के अधिकांश लोग गरीब और बदहाल हैं। पूरा देश गरीबी और बदहाली में डूबा हुआ है। उस समस्या का निराकरण केवल आरक्षण से तो नहीं होने वाला है। आरक्षण एक जरूरी हथियार है भारत के लोकतंत्रीकरण का, भारत की राष्ट्रीयता का निर्माण का, पर भारत का विकास के लिए आपको कई जनपक्षीय नीतियां और दृष्टिकोण अपनाने पड़ेंगे। अगर उनके बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारना नहीं चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, रोजगार सृजन करना नहीं चाहते हैं, तो फिर एक नया एलिट जिसमें भारत की सभी जातियों के लोग तो होंगे, पर उससे भारत मजबूत नहीं बन पाएगा। तो आरक्षण की जरूरत है, पर आरक्षण सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। ये सारे देशवासियों को समझना पड़ेगा। सुधांशु, मैं प्रोफेसर अजीत झा से को बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं। प्रोफेसर